You will lose 4 to 5 marks in this chapter if you don't know these topics. यहाँ पर बच्चों को algebraic equation और algebraic expression के बीच में basic difference ही नहीं पता है। algebraic equation जगह algebraic expression बोल देते हैं, expression जगह equation, दोनों को vice versa equivalent यूज करते रहते हैं। आज तक बच्चों को basic difference ही नहीं पता है इस चीज। ये देखो यार, इतने सारे टाइप्स होते हैं, इतने सारे टाइप्स होते हैं यहाँ पर। अगर आप पॉलिनोमियल्स को देखते हो तो 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके उसको फर्दर कितने सारे पार्ट में डिवाइड किया है। बेटा इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ठीक है? इतना डिटेल में आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा जितना डिटेल में यहाँ पर इसको रखा हुआ है, वो भी कितना कम से कम टाइम पे। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पैटर्न्स के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं यार? पॉलिनोमियल्स अलग होते हैं, पैटर्न्स और उनसे फॉर्म होने वाले पैटर्न्स कितने अलग होते हैं। पैटर्न्स में एक बेसिकली डिफरेंस फॉर्म होता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन कुमार छोटा और आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 विच इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो आज के इस चैप्टर में हम करने वाले हैं विद इन 20 मिनट्स आपका इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट, ठीक है? अगर आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पर अगर तुमने अभी तक इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं समझा है मेरे बच्चे, तो तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं इस चैप्टर के। इसके पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह देख लो, ठीक है? अगर क्योंकि देखो अभी यार ईयर की स्टार्टिंग है, साल की शुरुआत है, तो तुम चाहो तो यार अभी डिटेल में सिलेबस को समझ सकते हो। अगर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ समझना चाहते हो, तो इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने जो है अपलोड कर दिया है। तो अगर तुम्हें डिटेल में देखना है तो जाकर के उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लो, ठीक है? वहां पर हमने जो है इस चीज को डिटेल में कवर किया, हर एक कॉन्सेप्ट, नोट्स, हर एक चीज, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फॉर्मूला सबके साथ वहां पर कवर किया हुआ है, ठीक है? इफ अगर तुम यहाँ कंप्लीट कर चुके हो या कंप्लीट नहीं भी कर चुके हो, बहुत कम से कम टाइम में जो है इस चैप्टर का ओवरव्यू देखना चाहते हो, तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पर देख लो। यहाँ पर तुम जो है एक प्रॉपर ओवरव्यू मिल जाएगा ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? चलो बिना किसी देरी के, तुम्हारे टाइम को बर्बाद किए हुए और तुम्हारे कंसेप्ट को बिना लूज किए हुए, चलिए आ जाओ, देखते हैं, शुरू कर रहे हैं। तो बच्चे पार्टी, यहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं तो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, क्या? पॉलिनोमियल्स, ठीक है? अब यहाँ पर क्यों बेसिकली मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि यार पॉलिनोमियल्स होता क्या है, उसके बाद फिर कहीं जाके हम जो है लीनियर पॉलिनोमियल्स में पहुंचेंगे। अच्छा, इस चैप्टर का नाम भले ही लीनियर पॉलिनोमियल्स रखा हुआ है, बट मैं तुम्हें कई जगह पर क्वाड्रिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल भी देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। या क्योंकि बहुत बेसिक से चैप्टर्स हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं इससे, ठीक है? चलो देखो, एक्चुअली पॉलिनोमियल्स होते क्या है? पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा, ठीक है? एक से ज्यादा। और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है? एक से ज्यादा टर्म, 2 3 4 5 6 टर्म्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को लाइफ टाइम कंफ्यूजन ही होती है कि टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि बच्चों ने अगर यहाँ पर ABCD XYZ देख लिया तो वो उनके लिए वेरिएबल है, और अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर देख लिए तो वो उनके लिए यहाँ पर कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन टर्म्स और कोफिशिएंट क्या होते हैं, उनमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है, ठीक है? अब वो है क्या, वो आ जाओ तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है? एक मैथमेटिक्स में एक लिखने का, सेंटेंस लिखने का तरीका होता है, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये जो पॉलिनोमियल्स हैं यहाँ पर कुछ चीजों से मिलकर बनता है। वो क्या होने वाली है? वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड टर्म्स, ठीक है? अब यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो सारे एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, जो है ना, ये सब कुछ, ये तुम्हारे क्या होते हैं? ये सब कुछ तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना? अदर देन द नंबर, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है? क्योंकि अगर नंबर होंगे तो इसका मतलब उनकी वैल्यू जो है होने वाली है, वो फिक्स होने वाली है। लेकिन अगर उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है, तो वो सारे वेरिएबल्स हैं। इसके साथ साथ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट वेरिएबल्स के साथ लगने वाले नंबर्स, ठीक है? वो होता है कोफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि हर नंबर जो होता है कांस्टेंट होता है, नहीं बेटा जी, क्योंकि जो वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर्स लगाए जाते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा एक्स क्या है? एक्स तुम्हारा यहाँ पर वेरिएबल है। उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में यहाँ पे तुम्हें 3 दिख रहा होगा, तो ये 3 क्या है? वेरिएबल के साथ आया हुआ है, इसलिए 3 आपके लिए क्या है? कांस्टेंट नहीं है, ये 3 कोफिशिएंट है। उसी सेम वे में देखो, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, उसके साथ में यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अब ये 4 आप कहने के लिए इसको बोलोगे नंबर, तो ये कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई भी नंबर होगा तो उसे आप कोफिशिएंट कहोगे, ठीक है? तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट क्या है ना? यहाँ पर जो हमें एक वर्ड दिया हुआ है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट फिर क्या है? अगर सारे नंबर कोफिशिएंट है तो कांस्टेंट क्या है? जो नंबर विदाउट वेरिएबल होते हैं, ठीक है? जो नंबर विदाउट वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है? तुम ये देख लो, 18 लिखा हुआ है, इसके आगे कोई भी वेरिएबल है क्या? द आंसर इज नहीं, वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। ये 18 अकेला बैठा हुआ है, इसलिए ये 18 क्या है? ये 18 एक कांस्टेंट है, ठीक है? अच्छा, टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स यहाँ पर ये होते हैं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल या किसी भी पॉलिनोमियल में आपको प्लस या माइनस के साइन दिखते हैं, तो प्लस या माइनस के सिंबल्स या साइन जो होते हैं वो टर्म्स को डिवाइड करते हैं, वो नंबर्स को अलग अलग फॉर्म में बांट देते हैं। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो 3x का स्क्वायर, इसके बाद यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो ये माइनस ने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है। ये जो है अलग एक नंबर बन चुका है, विच इज 3x का क्यूब है बेसिकली, है ना? 3x का क्यूब, यहाँ पर ये एक टर्म है, ठीक है? यहाँ पर ये एक टर्म है, माइनस लग गया था तो यहाँ से
पार्टीशन हो गया, बेसिकली प्लस एंड माइनस जो है आप पार्टीशन कर देते हैं। उसके बाद देखो 4x² है, यहाँ पर प्लस लग गया तो ये सिर्फ एक 4x² क्या है, ये एक टर्म है। इसके बाद यहाँ देखो 7x ये एक टर्म है, फिर 18 ये एक टर्म है ना? इस तरह से ये टर्म्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो जो इनकी पॉलिनोमियल की जो पावर होनी चाहिए शुड बी अ होल नंबर। पावर जो होती है वो यहाँ पर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में यानी डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यहाँ पर? पावर जो है एक होल नंबर होनी चाहिए, पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में हो जाती है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होती है, वो फिर मैथमेटिक के अलग फॉर्म में पहुंच जाते हैं अपन, ठीक है? तो अपन को अगर पॉलिनोमियल चेक करने हैं तो पॉलिनोमियल में जो होनी चाहिए पावर जो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए वो आओ दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पर ये समझ लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या होता है। वो दोनों को वाइस वर्सा एक दूसरे के लिए कॉमनली यूज करते रहते हैं फॉर द होल लाइफ, क्योंकि क्या क्या करते हैं वो कि कुछ भी बोल देते हैं। लाइक अगर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन बोल दिया, इक्वेशन को इक्वेशन मतलब कुछ भी बोल देते हैं। एक्सप्रेशन दिख रहा है लेकिन इक्वेशन बोल दिया, क्योंकि बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता, दोनों सेम ही लगते हैं उनको। अब देखो एक्सप्रेशन और इक्वेशन यहाँ पर होते तो सेम है, लेकिन डिफरेंस वहां का एक ही होता है। क्या होता है? एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल का सिंबल नहीं होता है ना? इक्वल का सिंबल नहीं होता। तुम ये देख सकते हो, ये एग्जांपल देख सकते हो 5x-3, सिर्फ इतना लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्वल के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, और जिसमें इक्वल लग जाता है तुम यहाँ देख सकते होगे 5x+4 इज इक्वल्स टू 6x-5। तो ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन हमेशा एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड होती है, ठीक है? दोनों में एलएचएस और आरएचएस दोनों में डिवाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, इक्वल का सिंबल होता ही नहीं है, ठीक है? आ जाओ आगे देखो। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ इस चीज का, भी एग्जांपल एक्चुअली है क्या? ये एग्जांपल है तुम्हें बताने के लिए कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है, ठीक है? अब तुम देखो यहाँ पर बेसिकली तुम इस चीज को समझो। अब मैं तुम्हें एक चीज कही थी क्या, कि जो पावर होनी चाहिए वो पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए यहाँ पर? एक होल नंबर होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे फिर पॉलिनोमियल क्या है और क्या नहीं है। देखो इसको, यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस x3 और 4x, है ना? अगर यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, ये एक होल नंबर है। जहाँ कुछ नहीं लिखा वहां 1 है, 1 एक होल नंबर है। यहाँ देखो 1 क्या है? 1 एक होल नंबर है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? अगेन यहाँ देखो ये अंडर रूट है और x की पावर क्या है? 3 है, यानी कि ये एक होल नंबर है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखो एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है और तीन वेरिएबल है। इस वाले की पावर कितनी है? 2 है, 2 एक होल नंबर है। यहाँ देखो ये अंडर रूट 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, एक्स में नहीं लगा हुआ, और इस एक्स की पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या हुआ है? ये एक्स भी में जो पावर 1 है वो भी एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ देखो एक्स, ये जो 1/x लिखा हुआ है, ठीक है? अब 1/x को एक लिखने का तरीका क्या होगा? वो यहाँ पर होगा एक्स की पावर -1। क्या होगा? एक्स की पावर -1। जो भी चीज नीचे होती है जब वो ऊपर जाती है उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है ना? तो इसको हम एक्स की पावर -1 लिखेंगे। अब -1 एक होल नंबर नहीं होता, एक इंटीजर होता है। क्या होता है? एक इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद यहाँ देखो फोर्थ में देखो यहाँ पर अंडर रूट एक्स लगा हुआ है। यहाँ पर जो एक्स है इसकी पावर 2 है, तो 2 तो एक होल नंबर है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है ये अंडर रूट में है। अब अंडर रूट को तुम लिखते कैसे हो? अंडर रूट को तुम ऐसे लिखते हो कि एक्स की पावर 1/2। क्या लिखते हो? एक्स की पावर 1/2, पावर में हाफ करते हो। अब या तो ये फ्रैक्शन में है 1/2, या तो ये 0.5 भी हो सकता है ना? लेकिन यहाँ पर 0.5 और 1/2 दोनों ही होल नंबर नहीं है, या तो फ्रैक्शन वैल्यू है या फिर वो डेसिमल वैल्यू है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल पहचानने का यही एक तरीका होता है कि पावर शुड बी अ होल नंबर। चलो अब आगे देखो। अब देखो इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इतने सारे टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है? तुम्हें बेसिकली फर्क यहाँ पर पता होना चाहिए। इतने सब डिटेल में यार कोई नहीं बताता यार, जितना डिटेल में यहाँ पर मैं तुम्हें एक एक चीज नोट्स के साथ एक्सप्लेन करके कम से कम टाइम में एग्जाम रेडी बना रहा हूँ, ठीक है? चलो यहाँ पर देखते चलो फटाफट, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पर कितने टाइप से हम डिवाइड करते हैं। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, कितने सारे टर्म्स होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ टर्म्स क्या होते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में यहाँ पर जो नंबर्स, जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, वो सब अपने आप में टर्म्स होते हैं, है ना? तो यहाँ पर कितने टर्म्स है उसके पास, उस बेसिस पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो 3 टर्म्स पे डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बायोमियल और साथ में ट्राइनोमियल। यानी कि अगर सिर्फ एक टर्म है, यानी कि जैसे यहाँ पर 5x² है तो सिर्फ ये एक टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। इसमें मैंने
प्लस करके 4x लगा दिया तो यहाँ पर 2 टर्म्स हो गए, तो ये बाइनोमियल है। लेकिन इसमें अगर मैंने माइनस करके 4x क्यूब लगा दिया तो अब यहाँ पर देखो 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। इस बेसिस पर उन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद देखो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, ये क्या होता है, अब उसमें कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं, क्या कितने टाइप्स के वेरिएबल है। अगर सिर्फ एक वेरिएबल है यानी सिर्फ x है, उस पूरी इक्वेशन में सिर्फ x है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिवेरिएंट। ठीक है, अगर उसमें x और y दोनों आ गया तो उसको हम बोलेंगे बाईवेरिएंट, क्योंकि अब उसमें दो वेरिएबल है। अगर हम उसमें x y z बोल देते हैं तो वो हो गया ट्राईवेरिएंट, क्योंकि अब उसमें तीन वेरिएबल्स हैं। इस प्रकार से उसको हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डिग्री, यानी कि अब उसकी डिग्री कितनी है, जो वेरिएबल है वेरिएबल की डिग्री कितनी है। अगर वो 1 डिग्री है उसको हम बोलेंगे क्या, लीनियर, है ना। यही हमारे चैप्टर का नाम है और यही हमें यहाँ पर पढ़ना है कि लीनियर वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके बाद में देखो कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि अगर x की पावर या किसी की भी पावर अगर जीरो हो जाती है तो जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर उसकी वैल्यू हो जाती है 1। किसी की भी पावर अगर 1 होती है तो ऑटोमेटिकली वही सेम वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की पावर जीरो हो जाती है तो वो इक्वल हो जाता है 1 के, और अगर वो किसी की पावर जीरो हो गई तो वो 1 हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, है ना। उसके बाद अगर पावर 1 हो गई तो उसको बोलेंगे लीनियर। उसके बाद अगर उसकी पावर हो गई 2 तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर उसकी हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। और क्योंकि इसके पावर आप इतने भी लिख सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10, तो उसको हम बोल रहे हैं n नंबर ऑफ पावर्स बोल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके बाद फिर तुम जो है क्वाड्रा, पेंटा, फिर हेक्सा, हेप्टा कुछ भी लेके जा सकते हो, इसलिए n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स तक जाती है। चलो आगे देखो, यहाँ पर देखो तुम्हें पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर फाइंड करनी, यानी कि ये है कौन सा वाला पॉलिनोमियल डिग्री। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ पर पहली इक्वेशन है x5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। अब यहाँ देखो 4 भी है और 5 भी है। अब तुम इसको टेट्रा बोलोगे या फिर पेंटा बोलोगे, ऑब्वियसली बात, तुम्हें सिर्फ सबसे बड़ी पावर देखनी है। क्या देखनी है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी पावर देखनी है। छोटी पावर्स पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ी पावर देखनी है। यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है सबसे बड़ी पावर, तो ये जो है इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 5, जिसको तुम बोल सकते हो पेंटा। क्या बोल सकते हो, पेंटा बोल सकते हो। इसके बाद तुम यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y पावर क्यूब प्लस 4। अब तुम यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर देखना है, यहाँ पर पावर 2 भी है और 3 भी है, तुम्हें सिर्फ सबसे बड़ी पावर देखना है। सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर 3, तो इसकी जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, जिसको तुम बोलते हो यहाँ पर क्यूबिक। क्या बोलते हो, क्यूबिक बोलते हो। चलो आगे देखो क्या होने वाली चीजें। अब देखो ये है तुम्हारे लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में यहाँ पर बताया हुआ है कि उसको प्रोपोर्शनल वैल्यूज क्या होती है ना। प्रोपोर्शनल वैल्यूज यानी कि अब देखो, जब भी यहाँ पर तुमसे कोई बोलता है प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि वैल्यूज जो है आर इन द रेशियोज, क्योंकि उसके जो वैल्यूज निकलती हैं एक्स और वाई की, वाई जेड की, या फिर एक सेम ही वेरिएबल की जो अलग अलग वैल्यू निकलती है वो एक फिक्स रेशियो में निकलती है। देखो कैसे, आर द वैल्यूज विच मेक्स टू डिफरेंट वेरिएबल्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर व्हेन वी मेक अ मल्टीपल ऑफ द अनदर वेरिएबल्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इक्वेशन देख लो, विच इज क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स। क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स। अब तो यहाँ x की वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। अगर वहीं तुम यहाँ x वैल्यू 2 रख दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x वैल्यू 3 रख दोगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब क्योंकि मैं जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे से देखो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है ना। क्योंकि मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अगर जैसे जैसे तुम यहाँ पर x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे यहाँ पर जो है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और सेम प्रोपोर्शन में यूज हो रही है। यानी अगर तुम x को 1 बढ़ाओगे तो y भी 1 बढ़ रहा है, x को 2 बढ़ाओगे तो y भी 2 बढ़ रहा है, x को 3 बढ़ाओगे तो y भी 3 बढ़ रहा है। तो दोनों एक फिक्स रेशियो में बढ़ रहे हैं। जिस रेशियो में वो बढ़ते हैं वो एक पैटर्न फॉलो करना है ना। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे हम, विच इज यहाँ पर लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं। चलो अब देखो, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मैंने क्या बोला, एक्सप्रेशन होता है। मैंने अभी इक्वेशन यूज नहीं किया, यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज किया मैंने, वेयर द हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज एग्जैक्टली 1। ठीक है, क्योंकि लीनियर है तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो कितनी होती है, वो होती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1। कितनी होती है बेटा पार्टी, वहां पर होती है सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि लीनियर है तो वहां पावर होगी 1। अगर यहाँ पर वो जो है क्वाड्रा, क्यूबिक इस तरह से होता तो यहाँ पर उसको हम हाईएस्ट पावर 2 या 3 भी लिख सकते थे, लेकिन लीनियर है तो हाईएस्ट पावर 1 लिख सकते हैं और ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। वे देख लो यहाँ पर, अब तुम लोग बोलोगे यार सर ये इक्वल है तो ये तो इक्वेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन क्यों नहीं। तो यार मेरे भाई, अगर वो एक्सप्रेशन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये पी एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है विद द वेरिएबल एक्स, तो इसलिए इसको यहाँ पर इक्वल रखा गया है कि वो किसके बराबर है। बस यहाँ पर एल एच एस आर एच एस यानी है कि इसकी पूरी वैल्यू नहीं निकल रही है यहाँ पर, है ना। वो वैल्यू निकलती है तो ये पी एक्स हट जाता है। अगर वो पी एक्स लगा हुआ है तो वो अभी भी एक पॉलिनोमियल ही है। यहाँ पर पैटर्न क्या है, अभी जस्ट तुमको मैंने बताया कि लीनियर प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जो प्रोपोर्शन फॉर्म होता है ना, उस वो पैटर्न की वजह से ही फॉर्म होता है, और या फिर प्रोपोर्शन की वजह से पैटर्न फॉर्म होता है। दोनों एक साथ एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है कि आप देखो दोनों एक दूसरे की वजह से ही बढ़ते घटते रहते हैं, है ना। जैसे देखो मीन्स
देयर इज अ कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। अगेन जो सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी थी देखो, वही है y इज इक्वल्स टू ए एक्स। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, ठीक है। जैसे वो हमेशा एक सेम पैटर्न फॉलो करते हुए चलेंगे, क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों का प्रोपोर्शन सेम है। चलो आ जाओ आगे देखो। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अब ये जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? वो अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पर तुम देखने वाले हो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी तुम्हारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जीरो कब आती है, क्या आती है, उसकी वैल्यू जीरो कब आती है, या फिर वो जो तुम्हारी पूरी इक्वेशन है वो जीरो के बराबर कब हो जाती है। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल के बराबर में जीरो रखते हैं। तुम्हारी पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर कब आती है, वो ओरिजिन में कब फॉर्म होने लगती है, ये बताते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखो। अच्छा, लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है? अभी जस्ट तुमने देखा कि लीनियर प्रोपोर्शन क्या होता है। लीनियर जो है रिलेशनशिप से पहले तुमने जस्ट देखा यहाँ पर कि लीनियर रेशियोज क्या होते हैं और लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर तुमने लीनियर प्रोपोर्शन और लीनियर पैटर्न समझ लिया है तो यहाँ तुम्हें रिलेशनशिप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों अगर एक रेशियो फॉर्म करते हुए जा रहे हैं तो उनके बीच में एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और पैटर्न के लिए बीच में रिलेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्स थोड़ा भी इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी थोड़ा इंक्रीज होगा, और क्योंकि दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक साथ आगे बढ़ने के लिए उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक सिस्टम ऑफ पैटर्न होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर जो है दोनों वेरिएबल के चेंजेस के बीच में एक फिक्स चेंज होता है, और उस फिक्स चेंज को ही हम रिलेशनशिप बोलते हैं, और उस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर हम एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पे हमने वेरिएबल लिखे हैं विच इज मोस्ट कॉमन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर तुम्हें ये टॉपिक नहीं पता है तो तुम अब इस एग्जाम में जो है आराम से 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर लूज करने ही वाले हो, विच इज दो टॉपिक यहाँ पर, लीनियर ग्रोथ और लीनियर एक्सप्रेशन। क्या? लीनियर ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। क्या? लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। लीनियर ग्रोथ क्या होता है? क्योंकि अभी जस्ट तुमने देखा कि उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, एक प्रोपोर्शन के साथ चलते हैं, तो यहाँ पर वो जब ग्रो होंगे, यानी कि जब वो चीजें आपस में एक साथ ग्रो होंगी तो वो एक लीनियर ग्रोथ के साथ होंगी। ठीक है, उनको ग्रो होना है तो एक लीनियर ग्रोथ के साथ वो ग्रो होंगे। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न में ग्रो होंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। यहाँ पे चाहो तो तुम इसे रीड करके भी देख सकते हो। तुम यहाँ पर बस इतना देखो कि ये जो वैल्यू है, यानी जो तुम्हारा बी है, बी यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है तुम्हारा, तो कांस्टेंट जो है यहाँ पर प्लस में है। क्या है? कांस्टेंट तुम्हारा यहाँ पर प्लस में है, इसलिए क्योंकि ये प्लस में है तो इसलिए ये ग्रो होगा। क्या होगा? ग्रो होगा, क्योंकि हर एक वेरिएबल के बाद में यहाँ पर वैल्यू प्लस होती जाएगी, इसलिए ये ग्रो होगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, इसके आगे देखो यहाँ पर लीनियर डीके क्या होता है यार। तो लीनियर डीके में आपके हर एक नंबर के इंक्रीज के बाद यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। क्या होने लगेगी? हर एक नंबर के इंक्रीज के बाद वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। अब यहाँ पर मैंने, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, क्या है? एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तो हर जगह यही लिखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो तुम्हारा बी होता है ना, जो तुम्हारा ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट एक्चुअली में नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है, ये माइनस में होता है, और क्योंकि ये बेटा माइनस में होता है, तो जैसे जैसे तुम यहाँ पर y की ये पॉलिनोमियल की वैल्यू इंक्रीज करवाओगे ना, तो ये b की वैल्यू भी बढ़ेगी और इसको माइनस करती चलेगी। तुम्हारी वैल्यू क्या होगी? लीनियर डीके में चली जाएगी, वो कम होती जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को हम बोलते हैं लीनियर डीके। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू, वैल्यू का इंक्रीज होना, लेकिन लीनियर डीके में विद द इंक्रीज इन द वैल्यू, वैल्यू का डिक्रीज होते जाना। ठीक है, चलो ये चीज देख लो, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो जीरो नहीं है और a जो है वो क्या है? जीरो से कम है। ये इसलिए बस यही वैल्यू आपको बताई गई है, क्योंकि वो वैल्यू जो है नेगेटिव में चली जाती है। वैल्यू नेगेटिव में चली गई तो वो लीनियर डीके में पहुंच जाती है। चलो आ जाओ, देख चलो आगे। अब यहाँ पर तुम्हें पढ़ना है ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में क्या करोगे? यहाँ पर अब एक चीज समझो, यहाँ पर कि तुम्हें कोई भी एक एग्जांपल का एक्सप्रेशन दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस 2x या फिर प्लस 4, ऐसी इक्वेशन हम बना ले, या फिर इतनी बड़ी इक्वेशन ना बना के, क्योंकि हम क्वाड्रम में ना जाए, तुम्हारे चैप्टर का नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो हम एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, जस्ट लाइक 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन हमने यहाँ पर फॉर्म कर ली, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक टेबल हम फॉर्म कर लेते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, एक टेबल हमने यहाँ पर एक फॉर्म कर लिया। अब हम ग्राफ बनाने के लिए बेसिकली तुम्हें क्या करना रहता है, तुम्हारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, देखो, एक तुम्हारे पास यहाँ पर x है, एक तुम्हारे पास यहाँ पर y है। अब तो x और y तुम दोनों इस टेबल पर लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर तुमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी तुम्हें। तो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे तुमने x की वैल्यू यहाँ पर अज्यूम कर ली 0, क्या अज्यूम कर ली? 0 अज्यूम कर ली, तो अब x 0 हो जाएगा, तो 2 into 0 कितना होगा? 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? y, यानी y
इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो अगर यहाँ पर x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 3। अगर तुम यहाँ पर x की वैल्यू अगेन अज्यूम कर लेते हो 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया y, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से वैल्यू इंक्रीज होती है, इस तरह से वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती है। और इसी तरह से तुम्हें यहाँ पर ग्राफ फॉर्म करने के लिए तुमने यहाँ पर क्या निकाले, नंबर्स निकाले। अब तुमको पता होगा, तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में ये चीज पढ़ी होगी कि एक चैप्टर था तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स, जिसमें तुम कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करते हो, जिसको तुम्हें लिखने का तरीका ये होता है x, y। क्या वे होता है, वो होता है x, y के फॉर्म में तुम यहाँ पर लिखते हो। तो यहाँ पर तुम्हें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई है, तो बस तुम्हें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म कर देना है। पहला कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 और y कितनी है x के साथ में 3। तुम्हारा कोऑर्डिनेट नंबर 1 यहाँ पर है 0,3। वहीं तुम्हारा देखो, तुम्हारी सेकंड वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू क्या है उसके साथ 5 है। तो तुम्हारे यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट फॉर्म हो गए, विच इज 0,3 और 1,5। क्या है 0,3 और 1,5। अब कुछ नहीं, जब तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो यार ग्राफ फॉर्म कर दो ना। आओ चलो देखो। हाँ, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा जो है ग्राफ मैंने उठा लिया है, बस यहाँ पर तुम्हें जो है पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखो तुम्हारे साथ ही मैं अब जो है पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ। हमारे पास पॉइंट है 0,3। ठीक है, 0,3 तुम्हें यहाँ पर मिल गया 0,3। इसी के साथ साथ तुम्हारे पास एक और पॉइंट था विच इज 1,5। तुम्हें हम दे देते हैं 1,5, तो तुमने वैल्यू रख दी बेटा जी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल फॉर्म कर लेना। ठीक है, ऐसी एवरी लाइन मत खींचना, ग्राफ खराब हो जाएगा, बहुत डिटेल में फॉर्म करना पड़ता है। तुम्हारे साथ मैं भी देखो स्केल से ही फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं भी यहाँ पर स्केल से ही ग्राफ को फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हमारा ग्राफ फॉर्म हो गया है। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, ग्राफ में हमें यहाँ पर इक्वेशन भी लिख देनी होती। जो इक्वेशन हमने यूज की थी जिस क्या थी, वो यहाँ थी 2x + 3 इज इक्वल टू का y। ये इक्वेशन हमने यहाँ उठाई थी। ये इक्वेशन देखो, इसकी हमने ग्राफ की लाइन के साथ लिखी है। और क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट तुम समझो कि जब भी हमने यहाँ पर ग्राफ की लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची, वो हमारे दोनों ही पॉइंट्स को ओवरलैप करके गई है ना। हमने जितने भी पॉइंट्स और जितने भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फॉर्म किए थे, वो उसको ओवरलैप कर गई है। अगर लाइन ने, स्ट्रेट लाइन ने हमारे पॉइंट्स को ओवरलैप कर दिया, यानी कि वो सारे पॉइंट से होकर के गुजरी है, इसका मतलब है हमारा ग्राफ सही है, हमारी वैल्यू सही है। अगर हमारे पॉइंट्स ग्राफ से होकर के नहीं गुजरते हैं, तो इसका मतलब है हमारे आंसर गलत आए हैं, हमारा या तो इक्वेशन गलत है या तो हमारे आंसर्स गलत है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया हो यार, एक बार फिर से देख लेना, और अगर डिटेल में और समझना चाहते हो तो वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ आगे देखो। यहाँ पर अब देखो एक चीज है, यहाँ पर स्लोप और इंटरेक्शन क्या होता है। स्लोप क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें जस्ट यहाँ पर एक इक्वेशन लिख के दिखाई थी। इक्वेशन का पैटर्न ये होने वाला है, विच इज ax + b। अब यहाँ पर जो तुम्हें a दिखा हुआ है ना, ये ax के साथ में जो a लिखा हुआ है, यही स्लोप है। ये जो a तुम्हारा कोफिशिएंट है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो ये जो वैल्यू इस कोफिशिएंट की होने वाली है ना, यही स्लोप है। ये क्या करता है, ये तय करता है कि जो x एक्सिस है, क्योंकि देखो ये x वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो जो x एक्सिस है तुम्हारी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होने वाली है, वो उससे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये कोफिशिएंट यानी कि ये a यही तय करता है कि वो कितने डिग्री का कोफिशिएंट, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो कितना दूर रहेगा, वो कितना y एक्सिस के पास रहेगा या फिर वो कितना x एक्सिस के पास रहेगा। ये स्लोप यही तय करता है ना। और ये हमें साथ साथ ये भी बताता है कि ये जो हमारे जो बाकी जो ग्राफ बनेंगे, वो पैरेलल बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हारे जो बहुत 2-3 इक्वेशंस ले लोगे, सबके स्लोप सेम है, तो देखना सबके एंगल्स भी सेम रहेंगे। ठीक है, सबके एंगल भी यहाँ पर सेम रहेंगे। इसी के साथ साथ एक चीज और बता देता हूँ, स्लोप के कई सारे यहाँ पर टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है यहाँ पर ए, अगर जो तुम्हारा स्लोप है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर वो होता है पॉजिटिव स्लोप। अगर वो यहाँ पर ए है तुम्हारा 0 से थोड़ा छोटा होता है, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। क्योंकि अगर वो ए 0 से छोटा होगा, माइनस होगा, तो वो नीचे की तरफ जो है वो एक एंगल फॉर्म करेगा। अगर वो पॉजिटिव में होगा तो ऊपर की तरफ फॉर्म करेगा। और अगर वो 0 है तो उसे हम 0 स्लोप कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर एक्स एक्सिस में कोई एंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, वो सिर्फ वाई एक्सिस पर ही रहेगा, बस दैट्स इट। ठीक है, इसी के साथ एक चीज और होती है, तुम यहाँ पर जो वाई देख रहे हो ना बेटा जी, यहाँ पर तुम जो है इस बी को देख रहे हो, है ना। तुमने ए तो देख लिया, बी क्या होता है, बी को हम कहते हैं इंटरसेप्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं इंटरसेप्टर। ए ने तो यानी स्लोप में तुम्हें ये बता दिया कि वो ग्राफ तुम्हारा कितना फॉर्म होगा, लेकिन तुम्हें इंटरसेप्टर ये बताता है कि तुम्हारा जो बी है, तुम्हारी जो इक्वेशन बनने वाली है, वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से कितना दूर होने वाले हैं, वो कितना ज्यादा डिफरेंस में फॉर्म होंगे। अगर यहाँ पर बी नहीं है, तुम्हारी हर एक इक्वेशन जो है स्लोप्स ऑरिजिन से होकर के निकलेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास बी है, तो वो हमेशा ऑरिजिन से वैल्यू कितनी दूर रहेगी ये बताती है। ठीक है, स्लोप तुम्हें बताएगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर रहेगी, और तुम्हें यहाँ पर जो बी है वो इंटरसेप्टर वाली ये बताता है कि वो ऑरिजिन से कितना दूर रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। चलो बेटा पार्टी, इसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पर चैप्टर हो चुका है फिनिश। ठीक है, ये जो चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया, इसका रिवीजन वीडियो भी फिनिश हो गया, तुम्हारा पूरा रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप कि तुम्हें ये जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तुम्हें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो यार एक बार फिर से देखो, मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए। इसके साथ साथ इसका पूरा जो कंटेंट है, चैप्टर का जितनी एक्सरसाइजेस थी, वो सब कुछ आ चुकी है। एंड आई होप तुमको ये लाइक करोगे, तुम हमारे चैनल के साथ, फैमिली के साथ बने रहोगे। इसी वे में और भी सारा कंटेंट आने वाला है, तो उसे फॉलो करो यार, साथ में बने रहो। हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो कम से कम टाइम में तुम्हें बिल्कुल एग्जाम रेडी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेकर के आते हैं। ठीक है, चलो अब इसी के साथ थैंक यू सो मच, बने रहो, देखते रहो, बाय बाय।